जब आप नालंदा जैसी इतनी विशाल यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करते हो, तब उसके साथ यू आर नॉट जस्ट डिस्ट्रॉइंग अ इंस्टीट्यूशन, यू आर डिस्ट्रॉइंग अ होल जनरेशन. कि भाई राजा मर गए, कोई लॉस नहीं था। जीनोसाइड हो गया, कोई लॉस नहीं था। मंदिर टूट गए, कोई भी लॉस नहीं था। बट अगर यूनिवर्सिटीज जलती है जहाँ पे 90 लाख बुक है, तो आई डिस्ट्रॉय दिस कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड इंडिया, यानी भारत खत्म हो चुका है. राइट राइट. आज आप देखिए सिस्टम में इतना ही बेकार हो चुका है कि ज्योग्राफी के टीचर को आप साइंस का क्वेश्चन पूछिए, फिर से साइंस के टीचर आएंगे, वो बताएंगे आपको ये क्या है. टिपिकल स्कूल्स. नमस्ते, जय हिंद, वेलकम टू मंथन. आपका स्वागत है फिर से और एक बार मंथन में. और आज मैं चर्चा करने वाला हूँ विद अंशुल ऑन अ टॉपिक एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. टुडे वी आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ मैकॉलेज 1 मिनट, and I think it's very high time that we should revisit and reinvestigate what our culture was and what our education was like. क्योंकि आज हम जो भी पढ़ रहे हैं is just the imitation of the West, and हमारा एजुकेशन कितना रिच है. We had the ऋषि गुरु परंपरा. So आज हम उससे बात करने वाले हैं. अंशुल, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. वेलकम यस टू मंथन. थैंक यू सो मच. सर, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूँ. तो क्या लगता है आपको, इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम दी फर्स्ट मैन मनु टू दी हरिश्चंद्र, देन रामचंद्र, देन कृष्ण, फिर उसके बाद विवेकानंद एंड छत्रपति शिवाजी महाराज, दिस ऑल वर द पीपल्स, इन सब के टाइम पे इंडिया का बहुत लॉस हुआ, हर प्रकार का लॉस हुआ. कभी साम्राज्य को लूटा गया है, कभी धन लूटा गया है, कभी जीनोसाइड किया गया, बहुत सारी चीज़ें, मंदिरों को तोड़ा गया, सारी चीज़ें हुई. इंडिया ये सब चीज़ें फेस कर रहा था. लेकिन आपको क्या लगता है इन सब में से सबसे बड़ा दुर्भाग्य या सबसे बड़ा नुकसान इंडिया का क्या था? एजुकेशन. क्योंकि देखो, द पॉइंट ऐसा है उसमें कि जब आप नालंदा जैसी इतनी विशाल यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करते हो, तब उसके साथ यू आर नॉट जस्ट डिस्ट्रॉइंग अ इंस्टीट्यूशन, यू आर डिस्ट्रॉइंग अ होल जनरेशन. तो जब आप एक देश की एक पूरी पीढ़ी ख़त्म कर देते हो, क्योंकि एजुकेशन इज़ द बेस ऑफ एनी सोसाइटी, और अगर आप वो बेस को ही तोड़ देते हो तो वो पूरी बिल्डिंग अपने आप ही गिर जाती है. आप देखिए, आफ्टर नालंदा का इन्वेशन हुआ, नालंदा को तोड़ा गया, तक्षशिला. इसके बाद क्या हुआ है? आफ्टर इन्वेजन ऑफ नालंदा, तक्षशिला, आफ्टर डिस्ट्रॉयमेंट ऑफ दैट, द एजुकेशन सिस्टम हैज़ बीन कम्प्लीटली ड्रिवन बाय द इन्वेडर्स, और वी लॉस्ट एवरीथिंग इन दैट. वी हैड, आई थिंक, अभी तो हमारे पास काउंट नहीं है कितने यूनिवर्सिटीज़ है, क्योंकि इतने यूनिवर्सिटीज़ डिस्ट्रॉय किए उन्होंने. नाउ वी ओनली नो नेम्स ऑफ नालंदा, तक्षशिला, शारदापेट, उदंतपुरी, ऑल दैट. तो आई थिंक किसी भी इन्वेडर का जो साइकी है वो ये होता था कि अगर हमको किसी प्लेस पे इन्वेजन करना है, द बेस्ट थिंग टू डू इज़ वी हैव टू डिस्ट्रॉय द बेस ऑफ इट, विच इज़ एजुकेशन. आपको क्या लगता है इसके बारे में? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऐसा है कि इंसान या जो सभ्यता, एक सिविलाइजेशन है, वो कम्प्लीटली नॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है. अब हम जो है नॉलेज की तरह बात कर रहे हैं, तो एक एंशिएंट इंडियन टाइम पर किस तरह का नॉलेज हुआ करता था, और आज जो टाइप ऑफ मॉडर्न हम लोग मॉडल यूज करते हैं एजुकेशन के लिए, उसमें बहुत डिफरेंस है. बहुत डिफरेंस है. राइट राइट. तो इसमें कुछ आप बोलना चाहिए कि क्या डिफरेंस रहा होगा, यानी एंशिएंट टाइम पे किस तरह का सिस्टम था और अभी कैसा है? तो एंशिएंट टाइम पे जो नॉलेज सिस्टम था, इट वाज कंप्लीटली सराउंडेड अराउंड टेम्पल्स. टेम्पल्स वाज एजुकेशन हब इन द एंशिएंट टाइम्स. क्योंकि देखिए, और उसमें भी अब इतने विकसित थे हम लोग कि वी हैड लेवल्स ऑफ एजुकेशन. जैसे अगर आज हमारे पास प्राइमरी स्कूल है, उस टाइम पे एक टेम्पल हुआ करता था. हाँ, पाँच. और आपको मतलब एक सेइंग है, एक एंशिएंट टाइम की सेइंग्स है कि डोंट लिव वेयर देयर इज नो टेम्पल, डोंट मेक योर हाउस वेयर देयर इज नो टेम्पल, क्योंकि ये टेम्पल वाज योर एजुकेशनल हब. एंड उसके बाद वी हैड, अगर आप बड़े हो गए हो और आप पढ़ रहे हो, तो पीपल यूज्ड टू गो टू विहारास. विहारास के बाद देन वी हैड बिगर इंस्टीट्यूशंस लाइक नालंदा एंड तक्षशिला. तो एक प्रॉपर सिस्टम था. एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आज वी आर डूइंग रॉट लर्निंग, पर उस टाइम पे द एजुकेशन वाज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन स्किल ट्रेनिंग. अगर क्षत्रिय है, उसको क्षत्रिय धर्म ही सीखना है, तो उसको वो लिबर्टी थी टू लर्न क्षत्रिय धर्म. वो वॉरफेयर सीखता था, वो टैक्टिक्स सीखता था, वो सब सीखता था. तो
education was very liberal at that time in ancient period. Your take on that? यस, आपको हिंदू धर्म के 16 संस्कारों के बारे में बताऊंगा। उसमें से 9वें संस्कार से लेकर तो लगभग 14वें संस्कार तक जितने भी संस्कार हम देखते हैं वो सभी एजुकेशन से रिलेटेड है। पहला संस्कार जो 9वें नंबर पे संस्कार होता है वो है विद्या आरंभ संस्कार, जिसमें बच्चे को जो है उसकी विद्या का आरंभ किया जाता है। वैसे स्टार्टिंग में वो घर पे होता है, बट 13 साल की उम्र के बाद से फिर उसे गुरु के साथ जाना होता है। उसके बाद जो कर्णवेद है, यानी जिसमें कान को छिपाया जाता है, एजुकेशन की स्टार्टिंग का एक सिंबल होता है। उसके बाद जो है, जिसे आपने जनेऊ के नाम से सुना होगा, जिसे हम उपनयन भी कहते हैं, और योग विपिन इस तरह से नाम दिया हुआ है। इसके बाद वेद आरंभ, जब उसकी प्रॉपर वेदों की, पुराणों की और जो अन्य ग्रंथ हैं जिनमें साइंस के बारे में या वेरियस सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज है, उसका भी एक संस्कार होता था। ये सब होने के बाद फिर केशान थी। केशान में आपने देखा होगा जो भी गुरुकुल के स्टूडेंट्स हुआ करते थे उनको बाल नहीं होते, जिससे था वो छुट्टी। तो इस तरह का भी एक संस्कार है। और सबसे अंत में एक संस्कार होता है जो शिष्य है वो 23 साल की उम्र का हो जाता है, लगभग 10 साल का टाइम पीरियड होता है, जिसमें गुरुकुल का एजुकेशन चल रहा है, जिसमें एक तरह का रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है जिसमें स्टूडेंट्स को अपने गुरु के साथ ही रहना पड़ता है। तो वो आखिरी जो होता है वो है समावर्तन, यानी कि अब जो है वो स्टूडेंट अब अपने गुरु के घर को छोड़कर वो सोसाइटी में जाएगा। हाँ, मतलब वो ब्रह्मचार्य कंप्लीट हो चुका है, अब वो गृहस्थ में जाएगा। और आई थिंक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आज हम बच्चों को, जब वो आई थिंक 3 साल के होते, 3-1 साल के होते, तब स्कूल भेज देते हैं। पर यही चेंज करना चाहिए, क्योंकि द कंसेप्ट ऑफ पैंथिज्म शुड बी मोटिवेटेड। क्योंकि देखो, नेचर इज द बिगेस्ट गॉड, ठीक है। और बच्चे को जितना टाइम वो नेचर में रह के सीख सकता है, जितना वो अपने बलबूते पे सीख सकता है, उसको उतना टाइम देना चाहिए। और ये टाइम उनको मिलता था इन द एंशिएंट टाइम्स, क्योंकि आप जैसे आपने बोला कि उस टाइम पे एजुकेशन वाज ऑफ 10 years, लाइक 10 years, 13 से 13 to 23, 10 years। तो देखिए, मतलब हाउ फार वी हैव कम। नाउ वी आर एजुकेटिंग अ चाइल्ड फॉर ऑलमोस्ट 16-17 years, पूरा कंप्लीटली देख के। एंड ऑल ऑफ इट इज रॉट लर्निंग। तो वो नेचर से क्या सीख रहा है? नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। सो मूविंग ऑन, एंशिएंट टाइम में और एक मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करनी है कि एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में द एजुकेशन वाज कंप्लीटली सब्सिडाइज्ड बाय द किंग। यस, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखो, एक डेवलप सोसाइटी का जो सबसे बड़ा ट्रेडमार्क है, सबसे बड़ा मापदंड जिसको बोलते हैं हम, वो यही है कि उस सोसाइटी में एजुकेशन एंड हेल्थ केयर शुड बी कम्प्लीटली फ्री। एंड that two factors determine how developed your society is. So in the ancient times, education was completely paid by the king. तो ये बहुत, and the society combined. तो ये बहुत important factor है। Moving on, मेरे को पूछना है कि मतलब क्या लगता है कि एजुकेशन इन द एंशिएंट टाइम्स कैसे इवॉल्व हुआ, उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता था, व्हाट वर द सब्जेक्ट्स, एंड हाउ डेवलप्ड वी वर एज अ सिस्टम व्हेन इट कम्स टू सब्जेक्ट्स। कितने विषय होते थे, क्या होता था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हाँ, तो अगर आप बेसिक जनरल देखें तो पूरे भारतवर्ष में कई सारे छोटे छोटे गुरुकुल हुआ करते थे। सभी गुरुकुल में जितने भी हमारे आचार्य हुआ करते थे, उनके पास 18 सब्जेक्ट कंपलसरी हुआ करते थे। अच्छा, 18 सब्जेक्ट हर गुरुकुल में आपको पढ़ाए जाएंगे। कोई कोई गुरुकुल जिसमें एडवांस है, जिसमें एक एक्स्ट्रा अगर आचार्य है तो वो अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट में पढ़ा देते हैं। लेकिन 18 कुछ सब्जेक्ट है जो मैंडेटरी है, जिसमें आपका व्याकरण यानी लैंग्वेज, ग्रामर, ठीक है, देन उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, मैथमेटिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, जिसमें आर्म्स के बारे में यानी लड़ाइयों के बारे में, पाक शास्त्र, उसके बाद जो कला है जिसमें संगीत अलग होता है, नृत्य अलग होता है, भाषण शैली यानी डिबेट्स वगैरह के फॉर्मेट्स। तो ऐसे 18 सब्जेक्ट तो कंपलसरी थे। इसके अलावा कई सारे दूसरे गुरुकुलों में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। इसमें योगा, मेडिसिन, फिजिकल फिटनेस, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स है जो बहुत जरूरी है, और आजकल की यूनिवर्सिटीज उनको इंक्लूड कर रही है। अगर आप देखें बेसिक फॉर्मेट कि हम लोग मैथ, साइंस एंड लैंग्वेज इतना ही समझते हैं कि ये सब्जेक्ट्स हैं मेन हमारे, और थोड़ा बहुत सोशल साइंस हल्का सा। बट अगर आप देखेंगे लाइफ में इनका यूज तो है, डेफिनेटली है, बट जो मैंने अभी आपको बाकी सब्जेक्ट्स बताया जो 18 प्राइम सब्जेक्ट्स थे, उनका यूज ज्यादा है। अब देखिए, लाइफ को जीने में आपको इन सब चीजों की भी आवश्यकता पड़ती है। आपको अर्थशास्त्र आना चाहिए, इकोनॉमी आनी चाहिए, आपको पॉलिटिक्स समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपको लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ना है वो सिखाएगी।
अब देखिए जो सिस्टम हुआ करता था पहले, जिसमें गुरुकुल, आश्रम, मठ, इसके अलावा पाठशाला, ऐसे कई सारी टाइप की एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हुआ करती थी अलग अलग लेवल पर। अगर कोई गांव पे है तो उसमें एक पाठशाला होगी गांव की खुद की, जिसमें गांव के ही सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो होंगे वो होंगे। फिर उसके बाद जो है गुरुकुल जो होता है वो सोसाइटी में नहीं होता। गुरुकुल जो है सोसाइटी से दूर, सिविल एरिया से काफ़ी दूर, जंगलों के बीच में गुरु का घर होता था, जिसे आप आश्रम बोलते हैं, मठ बोलते हैं, या पीठ भी बोला जाता है। आज वो हॉस्टल, यस काइंड ऑफ रेसिडेंशियल प्रोग्राम हुआ करता था, जहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट्स अपने फैमिली को छोड़कर गुरु के साथ रहते थे। और ये बॉन्डिंग इतनी मतलब बोल सकते हैं कि इतनी डिवाइन हुआ करती थी कि भाई एट द एंड जब गुरु का जो गुरुकुल है वो छोड़कर स्टूडेंट जब बाहर जाता था शिष्य, तो गुरु उससे कोई फीस चार्ज नहीं करते थे। बस द ओनली थिंग ही वांट इज अ गुरु दक्षिणा इन द फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट। और वो डेफिनेटली उनको मिलेगी, क्योंकि वो रिलेशनशिप इतना साल 10 साल जब आप किसी के साथ गुजारते हैं तो डेफिनेटली वो काफ़ी बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग होती है। और इसके अलावा अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये तो गुरुकुल तक के हमको बहुत चीज़ें बारे में पता है। जब गुरुकुल्स में एक तरह का एजुकेशन जब एक लेवल पे पहुंच जाता है, इसका अगर आपको और एडवांस स्टडी करनी है तो उसके लिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की जो है सभ्यता हुआ करती है। यूनिवर्सिटी के बारे में सबसे ज़्यादा सुना होगा, इसे जलाया गया था बख्तियार खिलजी द्वारा। इसके बारे में आपको खासा बताता हूँ। 40 से 50 एकड़ में फैला हुआ एक इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्स था, जिसमें 3 लाइब्रेरी के बारे में हमको आज भी देखने मिलता है। रत्न सागर, रत्नरंजक और रत्नोनी, ये 3 लाइब्रेरीज थी जो कि 9 स्टोरी बिल्डिंग थी। ठीक है, ऐसा कि 9 मंजिला इमारत है, और इन तीनों बिल्डिंग्स की लाइब्रेरी को अगर हम उसके अंदर के बुक्स को कैलकुलेट करें तो इन बुक्स का काउंट था 19 लाख बुक्स, यानी 90 लाख बुक। यू कैन इमेजिन द काउंट कितना बड़ा काउंट। एंड रिकॉर्ड्स में ये भी बताया गया है, आई डोंट नो इफ रिकॉर्ड में ये है, पर इट्स अ फेमस सेइंग कि जब जलाया था तो इट बर्न फॉर 3 मंथ्स एंड उसकी जो धुआं था वो 6 महीने तक रहा। और I mean this shows कि how immense the knowledge would have been। कितने manuscripts होंगे? जी, बुक्स तो चलो ठीक है, हम लोग बुक्स को देख सकते हैं फिजिकली, बट आप देखिए एंशिएंट टाइम में बुक्स के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता था। उस वक्त नॉलेज को ट्रांसफर करने का एक तरीका श्रुति एंड ओरल ट्रेडिशन और स्मृति के फॉर्म में इसमें कई सारे एग्जांपल मिलते हैं, और ये फॉर्मेट का यूज किया जाता है। इसके अलावा उपनिषद जैसे आपने सुना होगा, दोज वर द काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स जो ओरली और सुनकर ही पढ़ाए जाते थे। उसमें कोई बुक्स का फॉर्मेट उतना हुआ नहीं करता था, तो बुक्स तो था फिजिकल फॉर्म, तो हम समझ सकते हैं कुछ 10% 15% है, बाकी बचा हुआ उतना सारा हुआ करता था। राइट। और एंशिएंट टाइम्स में एजुकेशन जैसे मैंने बोला कि इट वाज वेरी लिबरल। जैसे अगर एक बुद्धिस्ट विहार है तो बुद्धिस्ट विहार में इवन द वेदास वर टॉट, तो वो एक बहुत ही एक लिबरल फॉर्म था। एंड इवन वी हैव मेंशंस ऑफ मेन वुमेन equal status in education, सबको मिलता था। and even we had foreign students from like we had Greek at one point. Indian universities has also Scythians in their universities as students, and of course Chinese तो आते रहते थे। जैसे बहुत सारे Chinese travel है, जैसे शुआंगजांग है, फेइजा है, all ये monks and pilgrims है। in their records we find the database of how Indian education system was, and उसमें क्लियरली लिखा है कि एवरीबडी गॉट इक्वल अपॉर्चुनिटी, हाई और लो कोई भी हो। प्रॉब्लम ये हो गया है कि वी हैव टॉट द वेस्ट नरेटिव ऑफ इंडिया बीइंग अ ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की, ब्राह्मणिकल हेजेमनी, एवरीथिंग ब्राह्मणिकल। बट प्रॉब्लम ये है कि दे से ऑल दिस विदाउट अ फैक्ट। देयर इज नो डाटाबेस, एब्सोल्युटली नथिंग to showcase कि India was a Brahminical patriarchy at that time. Everyone was free for education, and during the colonial time, during the British time, एक historian है, उसका नाम है धर्मपाल, वो गांधीयन थॉट का था, पर 19th सेंचुरी में फॉर्चुनेटली उसने एक बहुत ही अमेजिंग बुक लिखी थी विच वॉज नेम्ड एज द नॉलेज ट्री। तो नॉलेज ट्री एक बहुत ही प्राइमरी एंड द बहुत रेलिवेंट सोर्स है टू नो अबाउट इंडियन एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। तो उसमें धर्मपाल ये क्लियरली मेंशन करते हैं कि हाउ लिबरल वाज द एजुकेशन सिस्टम एंड हाउ गुड व्हाट इज़। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज़, ये सारा जो धर्मपाल ने जो भी उसका रेफरेंसेस लिया है, जो भी उसने रिसर्च किया है, वो उसने किया है ऑन द वर्क्स ऑफ ब्रिटिशर्स who did the survey in India of the education system. एंड ऑफ कोर्स उन्होंने छुपा के रखा हमसे, क्योंकि अगर वो हमको ये रियलाइज़ करवाते, क्योंकि इंडियंस को सब कुछ रियलाइज़ करवाना पड़ता है, तब तक उनको रियलाइज़ नहीं होता है, बहुत ठंडी जाते हैं।
आपके उसी सर्वे को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। ये 1833 का सर्वे है जब इंडिया में मैकले को भेजा गया था फ्रॉम द ब्रिटिश क्राउन कि आप स्टडी कीजिए। हालांकि पहले ब्रिटिशर्स का पर्सपेक्टिव एजुकेशन को लेकर नहीं था, वो दे डजंट वांट टू गिव एनी काइंड ऑफ एजुकेशन टू द इंडियंस, वो उसमें इंटरफेयर नहीं करते थे। बट मैकले की थिंकिंग थोड़ी अलग थी। इसने क्योंकि उस वक्त कैपिटल बंगाल में था, तो उन्होंने कलकत्ता में सर्वे करवाया, और वहाँ के कलकत्ता के एक छोटे से गांव का एक सर्वे है जहाँ पर हमको ये समझ में आता है कि भाई जब उन्होंने सर्वे किया कुछ गुरुकुल था, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि इन्होंने डिवाइड किया कि भाई ये कास्ट है, वो कास्ट है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, इस टाइप से उन्होंने क्लासिफाई करके The word casta from the French term, yeah. तो उन्होंने कास्ट बेसिस के हिसाब से स्टूडेंट्स का काउंट निकाला। तो इतना अमेजिंग था वो जानना कि भाई जो ऑलरेडी ब्राह्मण्स हैं, जो ब्रिटिशर्स कहते हैं कि ब्राह्मण है, उन बच्चों का काउंट कम है, उससे ज्यादा जो है क्षत्रिय, देन वैश्य, देन काउंट बढ़ रहा है, यू कैन सी काउंट बढ़ रहा है, और जो जिन्हें हम सो कॉल ऐसे शूद्र या दलित ऐसे हम बोलते हैं, उनका काउंट ज्यादा है। तो इस तरह के सर्वे को उन्होंने छुपाया इंडिया से। इसके अलावा एक और सर्वे हुआ था उसके कुछ ही सालों बाद ओवरऑल इंडिया में, क्योंकि तब तक ब्रिटिश इंडिया चाहता था, द ईस्ट इंडिया कंपनी, कि वो पूरे इंडिया में कब्जा कर सके। तो उन्होंने ओवरऑल इंडिया में एक सर्वे करवाया जिससे उन्हें पता चला कि लगभग 90% पॉपुलेशन इज एजुकेटेड, यानी थ्रू चाहे वो पाठशाला हो, गुरुकुल हो या फिर यूनिवर्सिटी, किसी भी सोर्सेज से वो लोग जो है एजुकेशन को गेन किया करते थे, और लगभग 90% पॉपुलेशन इंडिया की एजुकेटेड थी। अब मैं इसी को थोड़ा सा सामने लेकर आता हूँ। अब बात करते हैं हम लोग 1951 की, जब आज़ादी का पहला सर्वे करवाया गया इन दी इंडिपेंडेंट इंडिया। तो आपको पता है उसकी पॉपुलेशन कितनी एजुकेटेड थी? सिर्फ 17%, लगभग 18% कहीं पे लिखा हुआ है। यानी आप देखिए 80% से 18% तक हम पहुंच गए एजुकेशन के मापदंड, क्योंकि गुरुकुल जो कि इंडिया के हर लोकेलिटी में फैला हुआ था, कोने कोने तक था, उसे आपने पूरी तरह से वैनिश कर दिया। वो इंडियन एजुकेशन एक्ट 1833 उसके कारण नहीं, आई थिंक इसमें जो आज हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इट्स कम्प्लीटली एन इमिटेशन ऑफ द वेस्ट। मतलब इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि यूएसए में आज अगर एक बच्चे को पढ़ना है, ही हैज़ टू पे अ डेप्थ ऑफ ऑलमोस्ट $44,000। तो मतलब देखिए हाउ वी हैव इमिटेटेड द वेस्ट, एंड वी आर ऑल प्रोडक्ट ऑफ मैकॉले। क्योंकि द मेन थिंग इज, हमको लगता है कि एजुकेशन एक्ट लाना एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, पर आप समझिए उसके पीछे का जो टैक्टिक्स है वो बहुत शार्प है। It is the subversion of your mind. Your ideas get subverted by it when you bring in education. And it is a very interesting fact कि English literature has been taught in India. And English literature इंडिया में बहुत पहले पढ़ा जा चुका है, and English literature in British universities बहुत बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो I mean see how hegemonical they were. मतलब हमको ये बताया गया था कि वो आर अ प्रिमिटिव रेस, ऑल द ओरिएंटल्स एंड द एंग्लिसिस्ट, उनका डिबेट चल रहा था कि क्या मतलब एक प्रिमिटिव रेस है एंड ऑल दैट। बट सी हाउ उन्होंने थ्रू एजुकेशन दे हैव कॉन्कर्ड अ माइंड्स, एंड इफ यू कॉन्कर्ड अ माइंड यू क्रिएट अ रेस ऑफ ब्राउन साहिब्स। जैसे कि मैकॉले बोलता है कि वी नीड अ रेस क्लास ऑफ पीपल हु आर Indians in blood and color, but Britishers in manners. So that is what we are today. So this is called एक बहुत ही interesting essay है of Gauri Vishwanathan. She has done a very detailed study of how Macaulay's 1 minute have affected the whole education system of India. उसका नाम है Mask of Conquest. उसमें she has broken down very very interesting facts about it. So but मेरे को I have this question about this, that I mean how broken we are today as a system of education. How मतलब ये चल क्या रहा है देश में of education, क्योंकि we are still in that stupid times of, you know, have a degree of something, have MA in English literature and all that thing, जबकि I'm myself a student of English literature. But what is the condition do you feel today we have? आप देखिए, बीइंग अ टीचर, मैं कुछ छोटे बच्चों से डील करता हूँ, उन्हें मैं पढ़ाता हूँ बेसिक चीज़ें। तो साइकोलॉजी इस तरह से बन चुकी है पेरेंट्स की भी और स्टूडेंट्स की भी कि वी जस्ट वांट द गुड मार्क्स,
if we are having 100 in the total, we just have to reach till the 90 and 90 and above. यानी कि रेस बन चुका है एक तरह से कि you are judging the student by their marks. बट ऐसा नहीं है. आप एंशिएंट टाइम पे देखिए, एग्जाम्स का सिस्टम कभी भी मार्क्स से रिलेट नहीं किया गया था. और आज ऐसा हो गया कि छोटा छोटा बच्चा जो है, जो अभी से 8वीं में 9वीं में, उस बच्चे को भी एक कॉन्शियसनेस है कि मुझे अच्छे मार्क्स लेने हैं बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर जो सोसाइटी में चल रहा है. क्योंकि उनके बड़े भाइयों ने भी वो किया, उनके पेरेंट्स ने भी वही किया. तो दिस थिंग इज कंटिन्यूअस. आप देखिए जेईई नीट्स की तैयारी देखिए, किस तरह से इतना ज्यादा रेस हो चुका है कि भाई आपको अच्छे परसेंटेज, अच्छा रैंक लाना है. एंड आजकल तो इतने उसमें केसेस आ रहे हैं ऑफ स्टूडेंट सुसाइड. या इट्स आई थिंक गवर्नमेंट उसे फोकस नहीं कर रही है, बट ये बहुत बड़ा इशू है. बहुत बड़ा ट्रॉमा है. इंडिया में द सुसाइड रेट इज वेरी हाई अमंग यंग चिल्ड्रन. दैट टू जस्ट बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर कि अच्छे मार्क्स नहीं आए. आप देखिए जून जुलाई में जब रिजल्ट्स आते हैं तो अचानक से सडनली यंग्स में डेथ और सुसाइड के रेट बढ़ जाते हैं. कई सारे डाटा में दिखाया गया कि रिजल्ट्स आने के बाद बच्चे सुसाइड कर रहे हैं. तो दिस शोज कि कितनी बुरी कंडीशन हो चुकी है. आप देखिए छोटे बच्चों को जब हम क्या सिखा रहे हैं, लैंग्वेजेस सिखा रहे हैं, जो अंग्रेजों ने एक सिलेबस या करिकुलम छोड़ दिया है, हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. बट जब बच्चा एक अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म करके जब सोसाइटी में आता है टू लिव देयर लाइफ, वो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करता है. उसको इकोनॉमी नहीं समझती. हमारे स्कूल्स में पैसा कैसे बनाना है, कैसे मैनेज करना नहीं सिखाया जाता. आपको पॉलिटिक्स के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती. आप आज के यंगस्टर्स में ट्रेंड है, उनको पॉलिटिक्स का मतलब नहीं, कुछ पता नहीं है. इवन आप किसी ऐसे ही किसी कॉलेज में जाओ, बच्चों से पूछो कि देश का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, मतलब बहुत ऐसा आपको मिलेगा कि पता ही नहीं है. एंड मेरे को ऐसा आई स्ट्रांगली फील कि इफ यू लिव इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी you should have a political opinion. Not even a democratic society. अगर आप मोनार्की में भी रहते हैं तो भी आप should have an opinion. बेसिक तो रखो ना एटलीस्ट. वो तो छोड़िए, आपको अभी ऐसी कंडीशन है कि घर पे अगर मेल है तो मेल खाना नहीं बनाएगा, लड़की तो खाना बनाएगी. कितना सीमित कर दिया गया. बट आप पहले के जमाने में देखिए, एंशिएंट टाइम में वहाँ पर सब्जेक्ट ही था पाकशास्त्र करके. पाकशास्त्र और सब पढ़ते थे. और इवन हमारे एंशिएंट यूनिवर्सिटीज में we had female monks and female rishicas. एंड आपको ये बात जान के आई डोंट नो हाउ स्टन्ड यू विल बी, बट ऋग्वेदा विच इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, ऋग्वेदा के बहुत से वर्सेस है जो कि फीमेल ऋषिकास ने लिखे हैं. मेरे को बताओ, यू टेल मी एनी रिलीजन हु हैज गिवन सो मच फ्रीडम टू वुमेन्स इन दैट पीरियड. इट्स रिमार्केबल. आप देखिए, अगर कहीं पे डिबेट हो रहा है, इंटर यूनिवर्सिटी डिबेट हो रहा है एंशिएंट टाइम पे, तो उसके मैक्सिमम जजेस फीमेल्स हुआ करती थी. सी अगर किसी कंपटीशन का जज अगर फीमेल है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई क्या लेवल रहा होगा. डेफिनेटली कई सारे ऐसे डिबेट्स या ऐसे जब शास्त्र स्पर्धा हुआ करती थी, तब उनके जो जूरीज में फीमेल्स का काउंट ज्यादा हुआ करता था. तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है कि भाई जो आज हम बोलते हैं कि अंग्रेजों के बाद से हमने ये देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम ये देखते हैं और ऐसे केसेस स्ट्रगल देखते हैं कि महिलाओं के लिए कोई एजुकेशन में जगह नहीं थी. ये सारी चीजें गलत है. अगर आप एशियन टाइम में थोड़ा पीछे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कई सारा एजुकेशन में वर्क किया गया था महिलाओं के लिए भी. नहीं, आई थिंक एंशिएंट टाइम में इतना मतलब एजुकेशन सिस्टम वाज सो गुड. This podcast I will invite a friend. He's doing archaeology. He has done archaeology from Deccan College and उसका Instagram पे बहुत कंटेंट है. एंड ही डज पेंटिंग, एंड उसके पेंटिंग के थ्रू और उसके रिसर्च के थ्रू ही डिपिक्ट्स कि वुमेन को कितना फ्रीडम था. एंड वुमेन यूज्ड टू राइट पोएम्स इन दैट टाइम एंड दे वर इतने बोल्ड. दे वर लिटरली टॉकिंग ऑफ इरोटिका इन पोएम्स. आई मीन दैट इज वेरी प्रोग्रेसिव सोसाइटी. Yes. आजकल लोग हमसे पूछते हैं कि भाई आप इतना एंशिएंट इंडियन एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, आपको कहाँ दिखता है, इसका एविडेंस कहाँ है? तो मैं कुछ नाम पढ़ूंगा यूनिवर्सिटीज के जिसके बारे में बड़े टेक्स्ट लिखे गए हैं. evidences makes our podcast more strong. And I think हमारा एक concept ही है. I would like to tell the audience कि whatever we say, आपको लगता होगा कि ये क्या बकवास कर रहा है. There is no बकवास. इवन आप हमारे वीडियोस पे देखेंगे, हम अगर कोई भी बात बोलते हैं, वी हैव अ फैक्ट एंड रेफरेंस टू सपोर्ट दैट फैक्ट.
Yes. So I mean, I am very humbly requesting you to please take Reach note it. of this. Yeah, I mean. जैसे सबसे पुरानी और सबसे ओल्डेस्ट जो यूनिवर्सिटी है जिसका नाम तक्षशिला है, जिसकी शुरुआत 17th BC में हो गई थी, यानी जब यूरोपियंस को समझता ही नहीं था कि भाई एजुकेशन क्या होता है, दे वर जस्ट स्ट्रगलिंग टू लिव लाइफ, उनको खाने के लिए स्ट्रगल करना है, रहने के लिए स्ट्रगल करना है, बाकी चीज़ों में। तब तक्षशिला जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी हो चुकी थी, जिसके एक काफ़ी प्रगान पंडित, काफ़ी फेमस ऐसे व्यक्ति हुए जिनका नाम जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे कौटिल्य, उनके कौटिल्य, वो वहाँ से हुए। इसके अलावा आर्यभट्टा, ऐसे कई सारे ऐसे कई सारे जो टीचर्स हैं, गुरुज हैं, वो वहाँ से हुए। इसके बाद विक्रमशिला, वल्लभी, जगद्दला, ओदंतपुरी, विक्रमपुर, सोमपुरा, रत्नागिरी, बहुत है, पुष्पगिरी, नालंदा, ऐसे कई सारे नाम मेरे पास है। मैं अगर पढ़ना चाहूँ तो 2-3 मिनट उसमें लग जाएंगे। नारायणा, कंथालोर, मिथिला, तिलहरा, शतापीठ, हाँ, मोटा मोटा हिसाब यही है कि सी एंशिएंट हिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए अनफॉर्चुनेटली वी हैव वेरी लेस फैक्ट्स because of invasion, because of 1,000 years of invasion. But we can support that fact through our own knowledge of our own culture and civilization. I think that's important. काफी फेमस कहानी है राहुल श्रीभद्र के बारे में, आपने सुना होगा। बख्तियार खिलजी ने जब इन्वेट किया था, उसकी तबीयत खराब थी काफी, तो काफी सारी हकीम और बाबा जो है उसको ठीक नहीं कर पाए। तब उनके भाई ने जो है सजेस्ट किया कि यहाँ पर एक जो नालंदा की यूनिवर्सिटी के आचार्य हैं, जो कि आयुर्वेद और ये सब चीज़ों पे वर्क करते हैं, मेडिसिन पे, तो ही सेड, उन्होंने शर्त रखी राहुल श्रीभद्र के सामने कि भाई आप जो है हमें किसी भी दवा से ठीक नहीं, बहुत ही वाज वेरी इगोइस्टिक उसको। हाँ, और देखिए नॉलेज इतना था उनके पास कि उन्होंने ट्रिक ऐसे लगाई कि उनका ही कुरान दिया, उसके कुरान के पन्नों पर दवा का पेस्ट चिपकाया, उनको बोला कि आप ये कुरान पढ़ो, और वो ठीक हो गया। और उसे लगा कि भाई कैसे, जब रिवील किया राहुल श्रीभद्र ने, तो उसे इतना उसका ईगो हर्ट हो गया कि उसने पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी जला दी। 3 महीने तक जली। सर अगर मुझे कोई पूछता है कि सबसे बड़ा लॉस क्या है इंडिया का, तो आई विल से कि भाई राजा मर गए, कोई लॉस नहीं था, जीनोसाइड हो गया, कोई लॉस नहीं था, मंदिर टूट गए, कोई भी लॉस नहीं था। बट अगर यूनिवर्सिटीज जलती है जहाँ पे 90 लाख बुक है, तो इट इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। इंडिया यानी भारत खत्म हो चुका है। एक क्वेश्चन था, आई मीन हाउ वाज द शेड्यूल, क्योंकि मैंने आई ट्राइड टू फाइंड आउट, बट आई नो दैट यू फाउंड आउट हाउ वाज द शेड्यूल इन द एंशिएंट सिस्टम। जैसे आज हमारे पास वो टिपिकल है कि 8 से 2 का क्लासरूम, 8 घंटा कमरे में बंद, और उन्हीं सेम टाइप के साइकोलॉजिकल बच्चों के साथ बैठा। आप देखिए, एक बच्चा जो सोच रहा है वही उसके बाजू में सोच रहा है। कैसे आप कंपेयर करोगे उस नॉलेज को? एक रूम में आपको सेम स्टैंडर्ड वाले बच्चों को बैठाया गया, लेकिन आप एंशिएंट टाइम में आप देखिए, वहां पर 13 ईयर के एज से लेकर 23 ईयर के एज तक जितने बच्चे हैं सभी एक साथ रह रहे हैं। तो सी तक कम्युनिकेशन के बीच में कितना इंटरेक्शन होता होगा। तो जो 13 साल का बच्चा है अपने उस सीनियर को, जो 23 साल का लड़का है, उसको देखकर कितना वो सीखता होगा। तो जो रेसिडेंशियल प्रोग्राम था उसके कितने बेनिफिट है। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ कि मैं किस तरह का शेड्यूल हुआ करता था। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में आपने सुना था। सभी स्टूडेंट को कंपल्सरी था कि उन्हें ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 3 बजे जो सुबह का टाइम होता है उसमें उठना है। गुरु से पहले जितने भी सीनियर शिष्य हुआ करते हैं उनका काम होता है, जितने भी जूनियर से जो अभी नए नए बच्चे आए हैं उनको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठाना और उन्हें दौड़ लगवाना की कहा तक, जो भी पास की नदी है, ताकि उनका सुबह सुबह व्यायाम हो सबसे पहले तो, और फिर वो स्नान कर पाए। फिर वो नदी में तैरने का यानी स्विमिंग क्लासेस वगैरह ये सब चीज़ें वो किया करते थे। उसके अंदर क्रीड़ा हुआ करती थी। फिर जब तक गुरु आ जाते थे, क्योंकि सूरज की किरण आ जाती थी, गुरु जो है नदी किनारे पहुंच जाते थे और सभी लोग मिलकर जो है सूर्य वंदना करते थे, जैसे हम लोग। और फिर उसके बाद सूर्य वंदना के बाद जिसमें जल चढ़ाने की जो क्रिया होती थी, काफ़ी सारे मंत्र पाठ होते थे। फिर उसके बाद व्यायाम, योगा, मेडिटेशन ये सब हुआ करता था। फिर सभी लोग जो है वापस खेलते हुए, भागते हुए गुरुकुल में पहुंचते थे। पेड़ों के नीचे क्लासेस हुआ करती थी, क्योंकि ट्रीज हैव इनफ ऑक्सीजन। पैंथीज्म, तो वही मैं बोला, जैसे पैंथीज्म वाज हाईली एडवोकेटेड। तो इस तरह का सिस्टम होता था, जिसमें स्टार्टिंग में फिर एक क्लासेस लगती थी। इसमें सुबह की 8 बजे से लेकर तो दोपहर के 11 बजे तक के पूरे क्लासेस हुआ करते थे। इसमें बच्चों के पास ऑप्शंस हुआ करते थे कि आपके पास 18 डिफरेंट सब्जेक्ट है। यू कैन आस्क योर टीचर कि भाई हमें क्या पढ़ना है।
वो उसी टॉपिक पर जो है क्लासेस शुरू किया करते थे। और ऐसा नहीं कि वो सब्जेक्ट अगर आप इकोनॉमी पढ़ते हो आप सिर्फ इकोनॉमी पढ़ोगे, आप इकोनॉमी को ज्योग्राफी के साथ रिलेट कर रहे हो, मैथ्स से रिलेट कर रहे हो, यानी होलिस्टिक अप्रोच बच्चों को मिलता था कि भाई कैसे थिंग्स आर कनेक्टेड। आज आप देखिए सिस्टम में इतना ही बेकार हो चुका है कि ज्योग्राफी के टीचर को आप साइंस का क्वेश्चन पूछिए, फिर से साइंस के टीचर आएंगे वो बताएंगे आपको ये क्या है। टिपिकल स्कूल्स। यस। उसके बाद 11 बजते ही जो है दोपहर के वक्त वो सभी लोग अपने गुरुकुल से बाहर निकलकर दक्षिणा मांगते थे, क्योंकि गुरुकुल में गोदाम तो नहीं हुआ करते थे कि भाई वो महीने भर का राशन जो है जमा करें, तो रोज उन्हें उठकर वहां जाना होता था शहरों में, वहां उतना डिस्टेंस ट्रैवल करके फिर अनाज इकट्ठा करना, फिर वो जो थोड़ा बहुत अपने लिए उस वक्त खा लेते थे। उसके बाद फिर क्लासेस उनकी वापस से शुरू होती थी वापस आने के बाद, और फिर क्लासेस जो है शाम तक चलती थी। इसमें जो है ये शाम के जब तक लगभग सूरज जो है अपने ग्रह तक नहीं आता लास्ट ग्रह तक, तब तक क्लासेस चलती थी। फिर उसके बाद जो है स्पोर्ट्स जिसमें आर्चरी, हॉर्स राइडिंग, जिसे हम लोग मल्लयुद्ध कहते हैं, बॉक्सिंग, इस तरह की चीज़ें जो है वो करवाई जाती थी, जिससे उनका फिजिकल और एक तरह से रिफ्रेशमेंट हुआ करता था। फिर उसकी वजह से रात होती थी, अंधेरा होता था। इसके बाद कलाओं की क्लासेस जैसे म्यूजिक, डांस, बाकी सारी चीज़ें, तो इस तरह की पूरा करिकुलम डिजाइन होता था। और जो स्टूडेंट्स थे उन्हें शाम का खाना जब मिलकर बनाना था तो उसमें पाक शास्त्र की भी कलाएं जो क्लासेस हुआ करती थी इसमें इंक्लूड होती थी। तो सी द हाउ द सिस्टम वाज मेड। हाँ, वो कितना होलिस्टिक है एंड आल्सो इट्स कॉग्निटिवली वेरी प्रोग्रेसिव, सब इसमें आ जाता था। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ऑन दिस नोट आज हम हमारी आम चर्चा ख़त्म करेंगे। थैंक्स फॉर ड्रॉपिंग बाय एंड आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो मतलब आई थिंक नॉलेज आ गया होगा ऑफ एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज trust me, it's very rich in itself, and the essence of ancient Indian system should be, it's high time that we should imply it in this system, and we should wash our hands from the Macaulay's 1 minute. Thanks for watching. Keep supporting us, keep watching our podcast, because we are a part of the Indic revolution. Thank you. Jai Hind. Namaste.